हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज मैं कवर कर रही हूँ लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक है उसका नाम है अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल। अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो हम आज जो अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल कवर करेंगे वो हैं लॉर्ड इरविन, जो रहे थे 1926 से 1931 तक। एक नज़र हम देख ही लेते हैं कि अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल में हमने कौन कौन से गवर्नर जनरल को कवर किए हैं। तो ये रिकॉल हो जाएगा एक बार, तो याद करने मतलब क्वेश्चन में टिक लगाने में सही रहेगा। जो एक जो होता है ना क्रोनिकल याद रहेगा, तो फिर क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वहाँ पे टिक लगाने में भी सही होता है। तो देखिए ये जो है सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव को कवर किए थे। ये रहे थे 1757 से 60, फिर रहे थे 1765 से 67। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम कवर किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये रहे वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम वॉरेन हेस्टिंग्स को कवर किए थे। यहाँ देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स रहे थे 1774 से 85 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो हम कवर किए थे वो थे सर जॉन मैकफर्सन। यहाँ पे देखिए ये रहे सर जॉन मैकफर्सन कवर किए थे हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। ये सर जॉन मैकफर्सन है 1785 से 86, मात्र 1 साल रहे थे। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस सर जॉन मैकफर्सन के बाद आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में रहे थे, फिर 1805 बने थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से ये सेकेंड कार्यकाल में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे। नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद हमने क्या कवर किए थे सर जॉन शोर। ये देखिए सर जॉन शोर हैं और ये रहे थे 1793 से 98 तक। सर जॉन शोर के बाद जो हम कवर किए थे वो हैं सर जॉन बार्लो। सर जॉन बार्लो रहे थे 1800 सर जॉन बार्लो जो रहे थे वो 1805 से 1807 तक रहे थे। उसके बाद सर जॉन बार्लो के बाद आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम 1860 से 1813 तक रहे थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक ये रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आए थे लॉर्ड एमहर्स्ट। यहाँ पे देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आए थे लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहे थे। उसके बाद आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था और 1828 से 1835 तक ये रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे, यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन आए थे? चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक 1 साल रहे थे। उसके बाद आए थे लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक रहे थे। ऑकलैंड के बाद आए थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक रहे थे। लॉर्ड एलनबरो के बाद आए थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग रहे थे 1844 से 48 तक। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आए थे लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं, यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहते हैं ये। और लॉर्ड कैनिंग के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन। ये देखिए लॉर्ड एल्गिन आते हैं 1862 से 1863 तक रहते हैं। लॉर्ड एल्गिन के बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक रहते हैं। लॉर्ड लॉरेंस के बाद आते हैं, यहाँ पे देखिए लॉर्ड लॉरेंस के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। ये देखिए लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहते हैं। लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थबुक, ये रहते हैं 1872 से 1876 तक। लॉर्ड नॉर्थबुक के बाद आते हैं लॉर्ड लिटन, ये रहते हैं 1876 से 1880 तक। और लॉर्ड लिटन के बाद आते हैं, यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन, ये थोड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं भारतीयों के लिए। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 84 तक रहते हैं। लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं कौन आते हैं? लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। ये देखिए लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन रहते हैं। लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं 1888 से 1894 तक ये रहते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये देखिए
यहाँ पर हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक रहते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। सॉरी, ये जो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहते हैं, बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं, एक मिनट, लॉर्ड कर्जन के बाद यहाँ पे देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं। लॉर्ड कर्जन के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहते हैं। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये 1910 से 1916 तक रहते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर साल आता है, यहाँ तक कि PSC में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं लॉर्ड रीडिंग? 1921 से 1926 तक। मोपला विद्रोह इन्हीं के समय होता है, लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड रीडिंग के बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। ये देखिए लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं लॉर्ड इरविन ही। इरविन ना एक नियम लाए, एक कानून लाए थे, लॉ लाए थे, वो भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छा था, जिसके तहत जो है भारतीय जो हैं सो भारतीय जज अंग्रेजी लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन जो है सो अंग्रेज जो नागरिक थे उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया, जिसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। तो देखिए हम लॉर्ड इरविन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन कब पहुंचते हैं? बम्बई 3 फरवरी 1928 को। आगे है लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। दिल्ली के असेंबली हॉल में भारतीय चरमपंथियों द्वारा कब बम फेंका जाता है? 1929 में, इन्हीं के समय। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। आगे है कि लाहौर जेल में जतिन दास, यानी लॉर्ड इरविन के समय ही लाहौर जेल में जतिन दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल की शुरू की। किसने भूख हड़ताल की शुरू की? जतिन दास ने। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। और 13 जुलाई 1929 तक इन्होंने भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। और भूख हड़ताल के 34वें दिन जो है जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। 13 जुलाई 1929 को ये भूख हड़ताल पे बैठते हैं और 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल पे। आगे है भूख हड़ताल का कारण। यहाँ पे देखिए भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच जो व्यवहार में भेदभाव किया जाता था, यही कारण था भूख हड़ताल का। और नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में जो है सो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब? 1929 में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और इसी पूर्ण स्वराज पर के मतलब पूर्ण स्वराज जो घोषित किया गया था 1929 में, तो इसी और 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी जाती है। ये पूछा जा सकता है कब घोषणा की गई, तो किस अधिवेशन में? 1929 में। सबसे पहले तो ये पूछेगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में निर्धारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस मनाने की कब घोषणा की गई? तो स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को। ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन जो हैं बिना कोई शर्त के उनको रिहा कर देते हैं। और गिरफ्तार कब करते हैं? जेल में कब डालते हैं? 5 मई 1930 को। आगे है 12 नवंबर 1930 में। यहाँ पे देखिए
12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, मैच करने के लिए दे देता है, चाहे सेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। तो ये कह रहा है कि 12 नवंबर 1930 को जो है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिए थे? कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे इसमें। नेक्स्ट है 4 मार्च 1931 को, यहाँ पे देखिए 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। और क्या हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। इतना ही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया जो गांधी जी चला रहे थे। तो ये हम देख लिए लॉर्ड इरविन के समय ये सब काम हुआ था। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन। कौन है? लॉर्ड वेलिंगटन। तो देखिए लॉर्ड वेलिंगटन क्या है, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसके समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ लॉर्ड इरविन के समय। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग लेते हैं। आगे है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? गांधी जी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है और फिर गांधी जी जो है 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में वो बहुत आशा से गए थे। गोलमेज सम्मेलन में 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, 7 दिसंबर से शुरू होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक गांधी जी भाग लेते हैं 1931 में, बट वो जो है सफल नहीं होता है। तो वो आके फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? तो 16 अगस्त 1932 को। किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। और इसके अनुसार जो है दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर इनको अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा जाता है। और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। साथ ही दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया जाता है। आगे इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया। और इससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और इसको हटाने के लिए जो है सो आमरण उपवास प्रारंभ कर देते हैं। किसको हटाने के लिए? सांप्रदायिक पंचायत को, जो घोषणा करता है रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को। तो इसको जो है हटाने के लिए गांधी जी जो हैं सो काफ़ी आमरण उपवास शुरू कर देते हैं। अंत में एक समझौता हुआ, यहाँ पे देखिए कराया कि अंत में एक समझौता हुआ जिसे पुनः समझौता कहते हैं किया गया, जिसे दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पुनः समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। तो ये ध्यान रखिएगा, पुनः समझौता जो है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है कि कब हुआ। ये अक्सर पूछा भी गया, फिर पूछा जा सकता है। तो 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आगे है, अब हम देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन देखेंगे? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए कह रहा है कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लेते हैं। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। कब बिहार में भूकंप आता है? 1934 में। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया और इन्हीं के समय जो है
लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया जाता है। आगे है, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं, हिस्सा लेते हैं और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करते हैं सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे है लॉर्ड लिनलिथगो, ये भी हम देख ही लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं 1936 से 1943 तक रहते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो देखिए कह रहा है कि इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। प्रथम 6 प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहाँ पे देखिए बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। इन सब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। आगे है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? 1 सितंबर 1939 को। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया और इसी के समय जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। और द्वितीय और ब्रिटिश सरकार ने क्या करते हैं कि बिना भारतीयों से पूछे उसमें झोंक देते हैं, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों में सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। और इतना नहीं, बिना पूछे जो कांग्रेस के मतलब कि बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया था भारतीयों को, तो इसलिए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिए थे और नारा दिए थे ना कोई भाई ना कोई पाई, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। यहाँ पे देखिए है, इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। आगे करा 1 मई 1939 में, यहाँ पे देखिए 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और इसी के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं। मार्च 1940 में, यहाँ पे देखिए मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार किसकी मांग की जाती है? पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया जाता है। तो पूछा जा सकता है पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो मार्च 1940 में ये मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान मांग का जो प्रस्ताव रखा गया था उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो ये सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने इसको प्रस्तुत किया था लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। आगे है खलीकुज्मा ने उसका समर्थन किया था और एक खलीकुज्मा थे वो उसका समर्थन किए थे पाकिस्तान के मांग की। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा लाया जाता है। मार्च 1940 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है?
तो मार्च 1942 में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 को। और क्रिप्स मिशन आते हैं मार्च 1942 को। ये देता है, अक्सर पूछता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, कौन पहले आया था, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ। आगे है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। और इसी के काल में ये जो है लॉर्ड वेलिंगटन, इसी के काल में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। कब शुरू करते हैं? 9 अगस्त 1942 को। किसके समय? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक रहते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय ऐसे पूछा जा सकता है किसके समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज का, लॉर्ड लिनलिथगो। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 को। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1943 में जो है बंगाल में भयानक अकाल भी पड़ता है। आगे है लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल रहे थे 1944 से 1947 तक और इनके समय आज़ादी मिल जाती है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।